सवाल नंबर 20 पूरा हो गया था कल। चलो सवाल नंबर 20 पूरा हो गया है, तो एक काम करते हैं 15-16 में से एक सवाल देखते हैं। ठीक है, कौन सा देखा जाए 15 और 16 में से? सवाल नंबर 15, सवाल नंबर 16 दोनों एक ही सवाल है। 15 सवाल नंबर 15 और सवाल नंबर 16 की अगर चर्चा की जाए तो दोनों एक ही सवाल है, क्योंकि दोनों में काटा गया अंतःखंड चर्चा में आया हुआ है। ठीक है ना? तो अब देखो, शुरू करो। सवाल नंबर 15 नंबर सवाल लिखो, क्या कह रहा है? वक्र करड़ी में x प्लस करड़ी में y बराबर a। वक्र करड़ी में x प्लस करड़ी में y बराबर a। करड़ी में x प्लस करड़ी में y बराबर करड़ी में a। हो गया? के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा। हो गया? क्रमशः या ऐसे लिखना, खींची गई स्पर्श रेखा x अक्ष तथा y अक्ष को क्रमशः, खींची गई स्पर्श रेखा x अक्ष तथा y अक्ष को क्रमशः P तथा Q बिंदुओं पर काटती है। P तथा Q बिंदुओं पर काटती है। तो सिद्ध कीजिए कि OP प्लस OQ, तो सिद्ध कीजिए कि OP प्लस OQ बराबर A। हो गया ना? तो यहां ध्यान देने वाली बात है, क्या होगा? इस तरह से देखो, ये हमारा एक्सिस है, x अक्ष और y अक्ष। ये एक वक्र रेखा है, इसके इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जा रही है। देख रहे हो? तो x अक्ष को P पर काट रही है, y अक्ष को Q पर काट रही है। तो मूल बिंदु O जानते ही हो, तो यही तुम्हें OP और OQ जोड़ना है, जो जोड़ने के बराबर क्या आएगा? A आएगा। क्या आएगा? A। तो अब ये OP और OQ है क्या? इस स्पर्श रेखा के द्वारा क्रमशः x अक्ष और y अक्ष पर कटा अंतःखंड है। क्या है? x अक्ष पर कटा अंतःखंड। अंतःखंड रूप समीकरण हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा हमने? x/a प्लस y/b बराबर 1। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? ध्यान दे रहा ना? यही हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है ना? तो यहीं से हमारा काम होगा। हो जाएगा? तो पहले रेखा का स्पर्श रेखा का समीकरण निकालोगे, उसे अंतःखंड रूप में बदलोगे। अंतःखंड रूप में बदलने के बाद उसकी अंतःखंड निकालोगे A और B।
जो क्रमशः OP और OQ होगा, क्योंकि जो AP होता है वो A होता है और क्या आ जाएगा, A हो जाएगा ना। तो अब ध्यान देने वाली बात है, यही सवाल नंबर 16 भी कहता है, उसमें भी देखो रेखा पर कटे अंतःखंड क्रमशः P और Q है। वहां पे जो OP और OQ दिया है 15 नंबर सवाल में, वहां दूरी दे दिया है P और Q, मतलब जो यहाँ पे A और B हमने माना है ना, वो वहां पे P और Q दे दिया है। तो x अक्ष पर कटा अंतःखंड P निकलेगा और y अक्ष पर कटा अंतःखंड Q निकलेगा, अर्थात उसमें भी यही काम करना होगा जो इसमें करेंगे हम लोग। तो शुरू करो पहले इसको। सबसे पहले तो देखो इसमें बोला है किसी बिंदु पर है? तो बिंदु पता नहीं है हमको। पहला टारगेट तो हमारा यह है कि बिंदु पता करो। क्या देखो कोई ऐसी शर्त दी गई है जिससे बिंदु पता हो जाएगी? मतलब कोई ऐसी शर्त की स्पर्श रेखा इसके समांतर है, उसके लंबवत है, इससे इतने अंश का कोण बनाती है, चाहे वक्र के बारे में ही कहा हो कि वक्र x अक्ष को काट रहा है, चाहे y अक्ष को काट रहा है, चाहे इस रेखा को काट रहा है, ऐसा कुछ कहा गया? नहीं कहा गया। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास बिंदु ज्ञात करने का भी ऑप्शन नहीं है। हमारे पास बस एक ही ऑप्शन बचता है कि हम अपने आप से बिंदु मान कर चले, और अपने आप से बिंदु क्या मानते हैं? x1 y1, ठीक है ना। तो मान लेते हैं जो देखो यहाँ पे स्पर्श बिंदु P है, इसका निर्देशांक क्या है? x1 y1, हो गया ना। तो लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इक्वेशन नंबर, इसको मान लो क्या, स्पर्श बिंदु क्या है जी? x1 y1 है। तो इसलिए यह वक्र को क्या करेगा? संतुष्ट, और स्पर्श रेखा को भी संतुष्ट करता है, दोनों को संतुष्ट करता है ना। वही चीज हमको यहाँ पे प्रयोग करना है। तो x1 y1 इसे संतुष्ट करेगा, इसलिए x की जगह क्या? x1, y की जगह y1 बराबर करड़ी में a। अगर ऐसा कुछ आया तब हम प्रयोग कर लेंगे इसको, ठीक है ना। दूसरे पे चलते, मतलब अब क्या करना है? अब तो प्रवणता निकालना है। बिंदु हमने मान ही लिया, तो बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। क्या निकालना है? स्पर्श रेखा का समीकरण। पहला काम हमने क्या किया? हम बता चुके हैं पीछे ही कि जब भी बिंदु मानोगे तब भी उसको स्पर्श रेखा से तुम्हें संतुष्ट कराना पड़ेगा। इसके पिछले सवालों में हमने थोड़ा सा जगह बचा लिया था, जहाँ पे केवल हमसे बिंदु पूछा था कि बिंदु ज्ञात करो, वहां पे हम x y से ही काम चला लेते थे। अगर x1 y1 मानते ना तो पहले फिर से हमको ऐसे करना पड़ता, ठीक है। x y से हमने काम चला लिया। यहाँ पे इसलिए मानना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई शर्त ही नहीं है कि हम निकाल सकें उस बिंदु को, और जब उस बिंदु को नहीं निकाल सकते हैं तो आगे जब x1 y1 आ जाएगा तो उसको हमें इसी से हल करना पड़ेगा। हल करना होगा ना, ये ध्यान में रखे रहना। अब क्या होगा? इतना हो गया ना। अब क्या करेंगे? शुरू करेंगे। ये करड़ी में x प्लस करड़ी में y बराबर करड़ी में समीकरण 1 का क्या करना होगा? x के सापेक्ष अवकलन करना होगा ना हमें। अब इसका मतलब समझते हो, x की घात 1/2, फिर डी डी एक्स आप करड़ी में y का मतलब y की घात 1/2, फिर डी डी एक्स आप। इसको तो बेचारे करड़ी में a ही रहने दो, कुछ कर लो, उसको 0 ही होना है, ठीक है। अब देखने वाली बात है, इसका घात आगे आएगा, घात में से 1 घट जाएगा, इसका भी घात आगे आएगा, घात में से 1 घट जाएगा, परंतु तुमने y का अवकलन किया इसलिए साथ में dy dx लिखा जाएगा। हो गया ना, 0 हो गया ना। अब क्या करें? 1/2, इसमें देखो 2 1 कम 2, 2 में से 1 गया तो 1, ये कई बार घटा चुके हैं, इससे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, -1/2 बचेगा, बराबर क्या है? dy dx बराबर क्या बचा? 0। अभी तो हमको निकालना है प्रवणता ना। तो देखो इसको तो भेजो अब उधर, कि पहले यहीं पेपर बट्टे करनी कर लें, नहीं भेज देते हैं। देखो 1/2 और 1/करणी में y हो जाएगा ये वाला, क्योंकि ऊपर -1/2 है, नीचे जाएगा तो +1/2, और +1/2 का मतलब
करड़ी। ध्यान देना, जैसे यहाँ पे देखो करड़ी का मतलब हमने 1/2 घात बना लिया है ना, ऊपर इसकी घात अभी -1/2 दिख रही है। जैसे देखो ये -1/2 दिख रहा है हमको, हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 1/x की घात 1/2 और लिख सकते हैं x की घात 1/2 का मतलब क्या होता है, करड़ी। तो ये काम हमने डायरेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, बराबर क्या होगा जी, dy dx अभी है ना इसके साथ, dy dx बराबर, ये इधर प्लस था इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो -1/2 और 1 करड़ी में ये भी क्या बन गया x। देखो 1/2 से 1/2 दोनों तरफ कट गया, करड़ी में y अभी नीचे था ना, कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, मतलब करड़ी में y बट्टे क्या हो जाएगा, करड़ी में x। हम लोग को किस बिंदु पर निकालना है, सामने माइनस लगा रहेगा, किस बिंदु पर निकालना है जी, स्पर्श बिंदु क्या मान चुके हो, x1 y1, तो इसी पर प्रवणता भी निकालनी होगी। x1 y1 पर प्रवणता क्या हो जाएगा, dy के m बराबर होगा ना, m बराबर dy dx किस बिंदु पर, x1, y1 पर। तो तुम्हें dy dx क्या मिला है, माइनस करड़ी में y उसकी जगह y1 बट्टे करड़ी में x उसकी जगह x1, अर्थात हमको m इतना मिल गया ना। अभी तक हमने m की प्राप्ति कर ली है, बिंदु तो प्राप्त होने से रहा कि इसी x1 y1 पर चलो क्या निकाल दिया जाए, क्या निकालना है, स्पर्श रेखा काट रही है ना, तो अब इसी x1 y1 पर स्पर्श रेखा निकाल दी जाए, ठीक, निकाल दिया जाए। जहां पे ऐसा कुछ मिला उसकी जगह इसको रख देंगे, हो जाएगा। तो फटाक से लिखो, तो आगे बढ़े, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस सवाल आसानी से लग जाएगा। चलो तो अभी ध्यान दो, आप ये देखो, ये वाला समीकरण नंबर 2 याद रखना और प्रवणता यम उनको याद ही रखना है। अब x1 y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकालते हैं। देखो x1, y1 से जाने वाली स्पर्श रेखा y माइनस y1 बराबर यम ब्रैकेट में x माइनस x1, y1 और x1 तो वही है, उसमें बदलाव हुआ नहीं, खाली यम की वैल्यू हमको रखना है। तो यम की वैल्यू आई है माइनस करड़ी में y1 बटे करड़ी में x1, और उसके बाद इधर x माइनस x1 तिर्यक गुणन से करड़ी में x का गुणा कराना होगा y माइनस y1 में, और इधर करड़ी में y1 का गुणा हो, करड़ी में x1 है ना, करड़ी में y1 का गुणा कराना होगा x माइनस x1 में, क्योंकि ये नीचे था तिरछा इधर चला आएगा। अब देखो इसका जब गुणा कराओगे y करड़ी में x1 हो जाएगा और माइनस करड़ी क्या करें y1, उसके बाद करड़ी में x1, फिर देखो माइनस रहेगा ना, उसके बाद यहां से माइनस x करड़ी में y1, उसके बाद क्या होगा प्लस ये x1 करड़ी में y1, हो गया ना। अब इसको देखो अंतःखंड रूप में बदलना है, अंतःखंड रूप समझते हो, माने तो x बट्टे a प्लस y बट्टे b बराबर 1 के रूप में, बराबर 1 होना चाहिए, x और y वाले पद एक तरफ होने चाहिए और उनके नीचे कुछ गुणा भाग में होना चाहिए, तब ये कहलाएगा अंतःखंड रूप। कौन सा रूप, अंतःखंड रूप, क्योंकि यहाँ पे अंतःखंडों की ही चर्चा की गई है। अभी समझा दिया हमने, जो P और Q पर काट रहा था वो क्रमशः अंतःखंड ही थे। क्या थे,
अंतःखंड, तो वही हमको निकालना होगा। अब वो अंतःखंड निकलेगा कैसे, ध्यान से देखना। x y वाले को पकड़ के एक तरफ लाओ, ये इधर दिख रहा है ना, इसको लेके आओ इधर, और ये पहले से ही इधर है, y करड़ी में x1 बराबर, ये तुम्हारा करड़ी में x1 लिख सकते हो ना, लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, तो लिखेंगे हम लोग। मुझको वाला सवाल देता है, देखो लिखें फिर कॉमन करें, x करड़ी में y1, उसके बाद प्लस y करड़ी में x1 बराबर, देखो जो x1 दिख रहा है ना, इसको दो बार ही करड़ी में x1 लिख दे तो कौन गलती, करड़ी के अंदर अगर किसी संख्या का दो बार गुणा कर देते तो उसकी करड़ी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, ये याद रखे रहना, ठीक है। तो इस तरीके का हम प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद ये करड़ी में y1 अभी लिखना बाकी है, और इस करड़ी में y1 को दो बार करड़ी में y1 लिख सकते हो, मतलब जो y1 है इसको दो बार करड़ी में y1 लिख सकते हो ना, और फिर क्या बचेगा, ये करड़ी में x1 उधर से कॉमन करो और प्रयोग करो समीकरण नंबर 2 का। किसका प्रयोग करेंगे, समीकरण 2 का जो संतुष्ट कराए थे, ध्यान से देखना है। अब ये चलो देखो, x करड़ी में y1 प्लस y करड़ी में x1 लिख दिए, इधर से बराबर कॉमन क्या कर सकते हो तुम, करड़ी में x1 दोनों में दिख रहा है, करड़ी में y1 भी दोनों में दिख रहा है ना, तो हम कॉमन निकाल सकते हैं, करड़ी में x1 इंटू करड़ी में y1। जब निकाल दिए तो x1 y1 निकाल दिए, तो इसमें क्या बचा, करड़ी में x1 बचा, और प्लस इसमें क्या बचा, करड़ी में y1 बचा ना। अब समीकरण तनिक 2 का प्रयोग कर लो, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या कहा था, करड़ी में x1 प्लस करड़ी में y1 बराबर करड़ी में a, अर्थात इसकी जगह क्या रख सकते हो, करड़ी में a रख सकते हो, तो x इंटू करड़ी में y1 प्लस y इंटू करड़ी में x1 बराबर करड़ी में x1 इंटू करड़ी में इसकी जगह पे क्या हो गया, a हो गया। अब तो हमें अंतःखंड रूप में अगर बदलना है तो इधर कुछ नहीं, खाली 1 चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा, 1। इसका मतलब इसको 1 कैसे कर सकते हो, इसी का पूरे का भाग दे दे, अरे इसी में पूरे का भाग दे दे, अगर इसका भाग दे दिए तो ये पूरा कट के 1 हो जाएगा ना, ध्यान दे रहा ना। हम लोग कहते कि अगर ये 3x प्लस 12 था तो हम लोग इसको अंतःखंड रूप में बदलने के लिए 12 से क्या कर देते थे, भाग कर देते थे, तो 12 कट के कितना इधर हो जाता था, 1 हो जाता था। तो वही चीज हमको यहाँ पे करना है, तो भाग किससे देना होगा, करड़ी में x1 करड़ी में y1 इंटू करड़ी में a से क्या करना होगा जी, भाग करना होगा। तो सभी में करना है, एक ही में नहीं, सब में, ध्यान से समझेगा ना। उसके बाद दूसरे वाले में भी करड़ी में x1 करड़ी में y1 और करड़ी में a बराबर करड़ी में x1 करड़ी में y1 करड़ी में a, यहाँ भी भाग दे दो, करड़ी में x1 करड़ी में y1 करड़ी में a, भाग दे दिए ना। अब क्या करना है हमको, देखो इसमें तुम्हारा y1 से y1 कट गया, इसमें x1 से x1 कट गया, उसमें तो समझ लो पूरा कट गया। आया क्या, x बटे करड़ी में x1 इंटू करड़ी में a प्लस y बटे करड़ी में y1 इंटू करड़ी में a बराबर क्या आ गया जी, 1। अब बदल गया हमारा सवाल अंतःखंड रूप में, बदल गया ना, x के बट्टे हो गया, y के बट्टे हो गया, बराबर क्या हो गया, 1 हो गया, दिख रहा है ना। इतना बदलने के बाद अब इसकी अंतःखंड रूप से तुलना करा के अंतःखंड निकालो इसका, अर्थात b बराबर 1 से इसकी क्या करा दो, तुलना करा दो। तुलना कराओगे तो a और b तुमको क्या मिल जाएगा, a मिल गया करड़ी में x1 करड़ी में a, b मिल गया करड़ी में y1 है ना, करड़ी में y1 करड़ी में a मिल गया। a क्या था,
एक्स अक्ष पर कटा अंतखंड, और वो दूरी क्या थी अपने चित्र में देखो, जो चित्र बनाए हो, ओपी थी ना। उसके बाद बी क्या था, वाई अक्ष पर था, वो क्या था, ओक्यू था, और हमको नीचे वही जोड़ना है, ओपी प्लस ओक्यू, अर्थात ये जो नीचे दिख रहे हैं ना, इन्हीं को जोड़ना है। अब जोड़ोगे, देखो क्या होगा, जोड़ दिए तो करड़ी में ए कॉमन कर लोगे, फिर अंदर बचेगा करड़ी में x1 प्लस करड़ी में y1, उसका मान फिर समीकरण 2 से कितना रख दिए, करड़ी में ए का करड़ी में ए में गुणा करा दिए तो क्या हो गया, ए हो गया, जो हमको सिद्ध करना है। हो गया कि नहीं हो गया? इसका मतलब यहाँ पे बिंदु नहीं दिया गया, बिना बिंदु दिए हुए हमने बिंदु अपने आप से माना। स्पर्श रेखा निकाले, स्पर्श रेखा निकालने के बाद सबसे पहला काम तुम्हें क्या करना है, स्पर्श रेखा तो यहाँ तक हो चुकी थी, यही उत्तर था हमारा, लेकिन हमें इसे किस रूप में बदलना था, अंतःखंड रूप में बदलना था। किस रूप में, अंतःखंड रूप। हमने इसको अंतःखंड रूप में बदला। अंतःखंड रूप में बदलने के लिए जो इधर वाला पद दिखता है, इसी का पूरे समीकरण में भाग देना पड़ता है। ध्यान दिए रहना, एक्स और वाई वालों को एक तरफ कर लो, जो बाकी बचते हैं उनको एक तरफ करके क्या कर दो, भाग दे दो, तुम्हारा अंतःखंड रूप मिल जाता है। अंतःखंड रूप मिलने के बाद ये अंतःखंड रूप का मानक समीकरण है, एक्स बट्टे ए प्लस वाई बट्टे बी बराबर ए। तुलना तुमको इसी से करानी है, हो जाएगा। तुलना कराने के बाद ए बी निकालो, उसी को जोड़ दो, जोड़ लिए, आंसर तुम्हारे पास हो जाएगा। तो शुरू करो। खतरनाक सवाल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। वही 10 मिनट में जा रहा है, इतने हो जाना चाहिए। अब से तुलना करा दिए ना, ध्यान से देखना। तो जो ए मिला, ए क्या है, एक्स अक्ष पर कटा अंतःखंड ए होता है ना, और वो यहाँ पे किससे प्रदर्शित है, ओपी से प्रदर्शित है ना। जब अभी हमने देखा ऐसे जो स्पर्श रेखा काट रही थी, यहाँ पी पे काट रही थी, यहाँ क्यू पे, तो ये ओपी था और ये क्या था, ओक्यू, यही अंतःखंड होता है। तो ओपी है, ओपी बराबर ए का मान क्या दिख रहा है तुम्हें, करड़ी में x1 और करड़ी में ए। इसी प्रकार y अक्ष पर कटा अंतःखंड बी बराबर OQ, ये क्या था, करड़ी में y1, बी की वैल्यू देखो, रूट x1 रूट a प्लस रूट y1 और रूट a। रूट a कॉमन कर सकते हो तो बच गया रूट x1 प्लस रूट y1, बना ना। तो देखो ये कॉमन जब किए तो इसका मान फिर क्या रख दो, करड़ी में a, कहां से जी, समीकरण 2 से, दोनों का गुणा हो गया तो केवल क्या आ गया, ए आ गया, अर्थात OP प्लस OQ बराबर क्या आ गया, ए इति सिद्धम। हो गया बस। मतलब करना कुछ नहीं था, हमको यहाँ पे x1 y1 मान के ही पूरा काम करना होगा, समझ गए। अभी x1 y1 नहीं मानते, केवल x y से ही चलते, तो जहां जहां तुमको x1 y1 दिख रहा है वहां वहां x y दिखने लगता। बिंदु अलग करना है तो x1 y1 हमको मानना, ठीक। उसके बाद सवाल तुम्हारा, वैसे x1 y1 कहीं भी मान सकते हो, हर जगह के लिए सत्य है, लेकिन हम लोग वहां पे थोड़ा समय और जगह की बचत करने के लिए केवल x y से ही काम चला लेते, जहां पर बिंदु निकालना होता है। लेकिन जहां पे बिंदु नहीं निकालना है, उसी पर स्पर्श रेखा निकालनी है, तो पहले से ही तुम्हें बिंदु क्या मानना होगा, x1 y1 हो जाएगा। और अंतःखंड रूप वाले में तो बाद में भाग देके अंतःखंड में बदलना भी पड़ेगा। ऐसे ही सवाल नंबर तुम्हारा 16 लगेगा। सवाल नंबर 16 आज लगा के आओ तुम लोग। वक्र देखो हम बना दे रहे हैं, कैसे करना है। ये करड़ी में x बट्टे a दिया है ना, और प्लस करड़ी में y बट्टे क्या दिया है, b दिया है, देख रहे हो ना। तो ध्यान से देखना, ये करड़ी में a b लसा ले लो, करड़ी में a और करड़ी में b लसा ले लिए ना, तो ये बन जाएगा करड़ी में bx और प्लस करड़ी में ay बराबर कितना, 1। तो सवाल बन गया, करड़ी में bx प्लस करड़ी में ay बराबर क्या बन जाएगा, करड़ी में ab। देखो ठीक इसी सवाल की तरह बन गया कि नहीं बन गया, बस अंतर क्या आया,
यहाँ पे तुम्हारा कर्णी बी और कर्णी में ए है, वहां पे केवल कर्णी ए मिनट कर्णी में एक्स भी रहेगा ना ऊपर, दोनों अलग अलग ही रहने तो तब आसानी से अवकलन कर पाओगे। तो इसमें क्या करोगे, कर्णी बी और कर्णी में ए को बाहर करोगे, तब कर्णी में एक्स का अवकलन होगा, तब कर्णी में वाई का अवकलन होगा, और इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। उसके बाद यहाँ से प्रवणता मिल जाएगी। पहले तो इसको किससे संतुष्ट कराओगे, तुम x1 y1 से संतुष्ट कराओगे इसको, और बाद में यही का प्रयोग होगा मान रखने के लिए, हो जाएगा ना, कर लेना। सवाल नंबर 16 छाप के आना है। अब ध्यान से देखो, कह रहा है सवाल नंबर 14, एक वक्र है y बराबर x² + 3x + 4 पर उन बिंदुओं को ज्ञात करना है जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है। अब यहाँ भी सवाल थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे स्पर्श रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है, तो स्पर्श रेखा को हमें मूल बिंदु से संतुष्ट कराना होगा। उसके लिए पहले हमें स्पर्श रेखा चाहिए। क्या चाहिए, स्पर्श रेखा। उसके बाद अब ध्यान दो, स्पर्श रेखा तो किसी बिंदु पर ही निकल सकती है। तो सवाल में फिर ध्यान से देखो, क्या कोई ऐसी शर्त जिससे हम बिंदु निकाल सकते हो? नहीं, वो मूल बिंदु नहीं है। अब देखो ऐसा सवाल है क्या, देखो इस तरह से ये एक्सिस हो गए, ये मान लो वक्र हो गया, और यहाँ से एक स्पर्श रेखा हम खींचे ना, तो ये जा रही थी मूल बिंदु से, स्पर्श रेखा मूल बिंदु से जा रही थी। इसका तो कोई संबंध ही नहीं निकला यार, देख रहे हो, नहीं देख रहे हो, वक्र का कोई संबंध ही नहीं निकला, ना वक्र के स्पर्श बिंदु का कोई संबंध निकला। अब क्या कोई और शर्त दी गई है सवाल में कोई और शर्त जिससे हम बिंदु ज्ञात कर सके? नहीं। जब कोई शर्त ही नहीं, बस हमको वही काम जैसा इसके पिछले वाले सवाल में हमने किया। क्या, बिंदु अपने आप से मानेंगे x1 y1, और उसी पर क्या निकालेंगे, स्पर्श रेखा का समीकरण, और उसे संतुष्ट कराएंगे 0,0 से। जो समीकरण मिलेगा उसको हल करेंगे, तब जाके हमको किसका मान मिलेगा, x1 और y1 का मान मिलेगा, और वही हमारा क्या होगा, बिंदु होगा ना। शुरुआत करते हैं, शुरुआत कर देते हैं, अंत तुम लोग करना। देखो सवाल कहता है वक्र है क्या, y बराबर x² + 3x + 4 है ये ना। अब देखो इसका पहले माना क्या माना जाए, स्पर्श बिंदु, क्या माने, x1 y1। इसलिए यह वक्र को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो संतुष्ट करा दो, जहां जहां x दिखेगा वहां वहां x1, जहां जहां y दिखेगा वहां वहां y1। इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 1। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन, तो इधर देखो तो dy dx से ही रह गया बेचारा, क्योंकि y ही था। इधर हो गया d dx साफ x², 3 बाहर कर दो, d dx साफ किसका, x का, और इधर d dx साफ किसका, 4 का। देखो इसका घात आ गया है, ये घात में से 1 घट जाएगा। इसमें तो 3 है, तीनों में x का अवकलन 1 और 4 का अवकलन 0। फाइनली जो dy dx आ गया, कितना आ गया, 2x + 3 आ गया। हमें तो प्रवणता से मतलब है, इससे तो मतलब है नहीं। किस बिंदु पर प्रवणता निकालनी है जी, x1, y1 पर प्रवणता, ठीक है। dy m बराबर क्या, dy dx किस बिंदु पर, x1, y1 पर। तो x1, y1, अभी देखो ये बिंदु मिला, यही मिला हमको dy dx ना,
जहां x वहां x1, जहां y वहां y1। तो तुम देख रहे हो dy dx की वैल्यू क्या है जी, 2x + 3 है। इसमें कौन सा बिंदु हमको रखना है, x1, y1 को रखना है। जहां x है वहां x1 रख दो। 2x1 + कितना हो गया 3, यही यम है। इसलिए स्पर्श रेखा कहां से जा रही है, कहां जाएगी जी, x1 y1 से जाने वाली। ठीक है, तो क्या निकलेगा, y - y1 बराबर m ब्रैकेट में x - x1। तो y - y1 बराबर यम की जगह रख देना है 2x1 + 3 ब्रैकेट में x - x1। क्योंकि यह स्पर्श रेखा, क्योंकि यह स्पर्श रेखा कहां से होकर जा रही है जी, मूल बिंदु 0,0 से जाती है। इसलिए यह इसे क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। आ जाओ, कम से कम 10-20 बार हो चुका है कि जब भी कोई वक्र या कोई रेखा किसी बिंदु से जाती है तो वह बिंदु उसको संतुष्ट करता है। क्या करता है जी, संतुष्ट करता है। याद रखे रहना, तो इसे संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करेगा तो अब इसमें क्या रख दोगे, x बराबर 0 व y बराबर 0 रखने पर रख लोगे। x बराबर 0, y बराबर 0 रख लिए ना, हो गया काम। यहां से हमको लगता है y1 की एक और वैल्यू मिलेगी ना। मतलब देखो ये तो 0 हो गया ना, हो गया। और -y1 बराबर ये x 0 हो गया, x1 का इसमें गुणा हो जाएगा। अब तनिक सोचो, यहाँ पे y1, यहाँ पे -y1, दोनों समीकरणों को जोड़ देना। y1 से y1 कट जाएगा ना। उसके बाद हो सकता है x1 वाला भी कटे, नहीं कटेगा तो घट जाएगा। घटने के बाद एक द्विघात समीकरण बनेगा जिससे तुमको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x1 की वैल्यू मिल जाएगी। x1 की वैल्यू मिल गई तो इसमें रख देना y1 की वैल्यू मिल जाएगी। x1 y1 मिल गया तो x1 y1 क्या हो गया, बिंदु हो गया ना। शुरुआत हम कर दिए, तो तुम लोग करके आओ। कल करके आना, कल देखेंगे आगे।